नमस्कार। आज हमारे सामने प्रोफेसर आरसी मिश्रा का एक काफी विस्तृत बायोडेटा है, सीवी जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ कोई पदों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो भारतीय अकादमिक जगत और यूनिवर्सिटी प्रशासन में उनके 40 साल से भी ज्यादा लंबे सफर की कहानी है। बिल्कुल, 40 साल से ज्यादा, ये तो बहुत लंबा समय होता है। हाँ। तो इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे उनके अनुभव को, उनकी लीडरशिप को और खास तौर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू और कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो उनका योगदान रहा उसको समझने की। जरूर। सोचिए, 43 साल से ज्यादा का तो टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसमें भी 22 साल से ज्यादा प्रोफेसर के तौर पर। हाँ, ये आंकड़े ही अपने आप में काफी प्रभावशाली है। तो चलिए इस सफर पर थोड़ा करीब से नजर डालते हैं। नाम है रमेश चंद्र मिश्रा, जन्म तिथि 5 जनवरी 1958 और जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। अब जो भाषाएं वो जानते हैं उनमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और बोलचाल की उर्दू का भी जिक्र है। संस्कृत और उर्दू, कॉमर्स प्रोफाइल के साथ ये थोड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन लगता है। हाँ, ये भाषाई फैलाव जो है ये दिलचस्प तो है। ये दिखाता है या तो मतलब गहरी सांस्कृतिक जड़ें हों या फिर व्यक्तिगत रुचियों की विविधता। सिर्फ जिक्र होना एक बात है, पर ये सोचना रोचक है कि ये भाषाएं उनके नजरिए को, उनके काम को कैसे प्रभावित करती होंगी। खैर, देखते हैं उनकी शैक्षणिक यात्रा इस विविधता से कैसे जुड़ती है। बिल्कुल। शैक्षणिक प्रोफाइल में अगर देखें तो सबसे पहले उनकी रुचियों पर नजर जाती है। नैतिक मूल्य, भारतीय शास्त्र और प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट में भारतीय सिद्धांत, है ना? हाँ, बिल्कुल। और साथ ही आयकर, लेखांकन और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी। ये तो दायरा काफी फैला हुआ है, कॉमर्स से लेकर दर्शन तक। हाँ, ये असामान्य शायद न कहें, पर एक खास किस्म का बौद्धिक झुकाव जरूर दिखाता है। अब उनकी फॉर्मल एजुकेशन देखते हैं। यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम 1976 में और एमकॉम 1978 में, और दोनों ही फर्स्ट डिवीजन में। तो अकादमिक स्तर तो मजबूत है। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। पर यहाँ एक और मजेदार बात है। उसी साल 1978 में एमकॉम के साथ ही उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से चीनी भाषा में भी एक सर्टिफिकेट लिया है, प्रोफिशिएंसी का 75% मार्क्स के साथ। अच्छा, चीनी भाषा 1978 में? हाँ, मतलब 70 के दशक के आखिर में एक कॉमर्स स्टूडेंट चीनी भाषा सीख रहा है। ये तो काफी आगे की सोच लगती है। हो सकता है शायद ग्लोबल बिजनेस की आर्क उन्होंने तभी महसूस कर लियो, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल संभव है। फिर अकादमिक सफर रुका नहीं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से पीएचडी भी की। हाँ, उसका विषय था भारत में सहकारिताओं में लेखांकन प्रथाएं। ये तो सीधा उनके अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट से जुड़ता है। सही कहा। और यही इंटरेस्ट उनके पढ़ाने वाले विषयों में भी साफ दिखता है। पीजी लेवल पर देखिए, भारतीय लोकाचार और प्रबंधन, डायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाया है। और फिर यूजी लेवल पर भी आयकर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ। तो एक तरफ तो एकदम प्रैक्टिकल विषय हैं, टैक्स, अकाउंटिंग जैसे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारतीय लोकाचार और शास्त्र जैसे विषय भी। ये तालमेल, इसका उनके पढ़ाने के तरीके पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, और यही सबसे अहम सवाल है यहाँ पर। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स की लिस्ट नहीं है। इससे ये संभावना दिखती है कि शायद वो जब मैनेजमेंट या फाइनेंस जैसे मॉडर्न विषय पढ़ाते हों, तो पारंपरिक भारतीय नैतिक मूल्यों को, सिद्धांतों को भी कहीं ना कहीं उसमें बुनते हों। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं या बिजनेस एथिक्स, तो हो सकता है भारतीय शास्त्रों से उदाहरण देते हों। ये उनके छात्रों को एक अलग नजरिया दे सकता है, सिर्फ कैसे करें नहीं, बल्कि क्यों करें और किस नैतिक आधार पर करें। एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस प्रोफाइल से एक तस्वीर उभरती है जिसमें कॉमर्स और अकाउंटिंग की एक ठोस अकादमिक नींव है, साथ ही भारतीय दर्शन, नैतिकता में गहरी रुचि भी है और व्यापक शिक्षण अनुभव भी है। हाँ, और कई भाषाओं का ज्ञान जिसमें चीनी भी शामिल है। यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है।
बिल्कुल। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि कैसे किसी व्यक्ति की अलग अलग रुचियां और ज्ञान, चाहे वो भाषा हो, शास्त्र हो या फिर आधुनिक विषय, ये सब मिलकर एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण को न केवल ज्यादा व्यापक बनाता है बल्कि शायद ज्यादा गहरा और अप्रासंगिक भी बना सकते हैं। प्रोफेसर मिश्रा ने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। प्रोफेसर तो थे ही, साथ में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे, वो भी 5.5 साल तक। 5.5 साल रजिस्ट्रार, ये एक महत्वपूर्ण कार्यकाल है। हाँ, फिर कई स्कूलों के निदेशक भी रहे, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, स्वास्थ्य विज्ञान। अच्छा, कई सारे विभाग एक साथ। हाँ, और एकेडमिक निदेशक भी, और CIQA मतलब जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल होता है उसके भी निदेशक। CIQA, हाँ, ये तो बहुत जरूरी होता है आजकल विश्वविद्यालयों के लिए। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि रिटायरमेंट के ठीक पहले जनवरी 2023 में वो इनमें से कई डायरेक्टर पदों पर एक साथ काम कर रहे थे। एक साथ इतने सारे पद? और हाँ, जब कुलपति नहीं थे तो कार्यवाहक कुलपति का काम भी देखा उन्होंने। तो ये जो एक साथ इतनी सारी भूमिकाएं निभाना है, और वो भी आपने बताया मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODL में 12 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ। हाँ, 12 साल ODL में। ये दिखाता है कि भाई संस्थान उन पर कितना भरोसा करता था, उनकी क्षमता पर, उनके मैनेजमेंट पर। सही कहा। और ये NAC मूल्यांकन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संभालना और फिर CIQA की स्थापना से लेकर उसके निदेशक बने रहना, ये सब तो मतलब क्वालिटी के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसे साफ दिखाता है। हाँ, ये एकेडमिक और प्रशासनिक दोनों तरह के कौशल का एक अच्छा मेल दिखता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनके कुछ काम तो वाकई बड़े हटकर हैं। जैसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने कुलगीत लिखा। कुलगीत, यूनिवर्सिटी एंथम। हाँ, यूनिवर्सिटी एंथम, और उसका कॉपीराइट भी लिया बाकायदा। अच्छा, ये तो काफी अनोखी बात है ना? और विश्वविद्यालय का विजन स्टेटमेंट और लोगो भी तैयार किया। यानी संस्थान की पहचान बनाने में भी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और UOU में हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए MBA प्रोग्राम शुरू किया। ये भी एक जरूरी कदम था। हाँ, पहुंच बढ़ाने के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण। और एक और चीज, कुमाऊं विश्वविद्यालय में IPSDR नाम का एक संस्थान स्थापित किया उन्होंने। IPSDR, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये संस्थान बिना किसी सरकारी मदद के, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पर चला। अच्छा, सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा? हाँ, और छात्रों को रोजगार दिलाने में भी काफी सफल रहा, कहते हैं। वाह, ये तो उस दौर में एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप हो गई विश्वविद्यालय के भीतर ही। ये तो बहुत ही सराहनीय है। सही कहा। और ये कुलगीत और लोगो जैसी चीजें, ये किसी भी संस्थान की अपनी एक पहचान बनाती हैं, एक आत्मा देती हैं। बिल्कुल। और फिर आपने बताया कि सेवा शर्तों, अवकाश नियमों जैसे दस्तावेजों का मसौदा भी उन्होंने तैयार किया। ये तो मतलब नींव रखने वाले काम हो गए। हाँ, फाउंडेशनल काम। यहाँ तक कि मुझे याद है आपने बताया था कि उस जमाने में जब आई कार्ड इतने आम नहीं थे, हाँ, उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए पहचान पत्र बनवाने की पहल की थी। अच्छा, देखिए मतलब जमीनी स्तर की जरूरतें भी समझ रहे थे वो। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। हाँ, और जरा उनके शोध और प्रकाशन पर भी नजर डालें। उनके निर्देशन में 14 शोधार्थियों ने PhD पूरी की। 14 PhD, ये भी एक बड़ा योगदान है। और विषय भी काफी विविध थे। नैतिकता, शहरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रूरल मार्केटिंग। हाँ, विषयों की ये रेंज दिखाती है कि उनका एकेडमिक दायरा कितना विस्तृत था। नैतिकता से लेकर फाइनेंस, आर्थिक मुद्दे। बिल्कुल। और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 22 शोध पत्र भी प्रकाशित किए। एक किताब का सह संपादन भी किया। और शोध का फोकस भी अगर देखें तो वैट, बैंकिंग, ODL जैसे व्यवहारिक मुद्दों पर रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक और दिलचस्प पहलू, अकादमिक काम के साथ साथ रचनात्मक लेखन भी। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। अच्छा, कवि भी थे वो? हाँ, ISBN नंबर के साथ बाकायदा प्रकाशित संग्रह है, और उनके वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हैं। तो अकादमिक गंभीरता के साथ साथ ये रचनात्मक पहलू, कुलगीत लिखना, कविता लिखना, ये उनके व्यक्तित्व को और भी बहुआयामी बनाता है। सही कहा। और उनका असर सिर्फ उनके अपने विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा। वे कई दूसरे विश्वविद्यालयों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अकादमिक परिषदों, R&D यानी रिसर्च डिग्री कमेटी और बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी रहे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया गया। हाँ, और उन्होंने देश भर के संस्थानों और UGC HRDC सेंटर्स में जहाँ शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ अनगिनत की नोट एड्रेस और लेक्चर दिए। अच्छा।
उन्हें इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन का फेलो सम्मान भी मिला। इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन का फेलो, ये तो कॉमर्स के क्षेत्र में एक बड़ी मान्यता है। तो ये सब दिखाता है कि उनका अनुभव और योगदान कितना व्यापक था, सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो प्रोफेसर आरसी मिश्रा का जो करियर है वो एक गहरे अनुभव, प्रशासनिक नेतृत्व, नए विचारों और कई संस्थानों में एक बड़े अकादमिक योगदान की कहानी कहता है। और खासतौर पे पारंपरिक और मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच उन्होंने एक पुल का काम किया, जैसा आपने बताया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जनवरी 2023 में 4 दशकों से भी ज्यादा की सेवा के बाद वे रिटायर हुए। तो ये जो इतना लंबा और इतना विविध करियर है, मतलब 40 साल से ज्यादा, ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में खासतौर पे ये जो पारंपरिक और मुक्त शिक्षा प्रणालियों को जोड़ने वाला अनुभव है, ये अकादमिक नेतृत्व की जरूरतों और उसके विकास के बारे में हमें क्या बताता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और ये भी कि हमारे जो संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो ऐसे लोगों को कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे उन्हें सहेज कर रख सकते हैं, जो मतलब प्रशासन से लेकर शिक्षण, फिर रचनात्मक लेखन, नीति निर्माण, इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे सके। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस तरह की बहुमुखी प्रतिभाओं को कैसे विकसित किया जाए और उन्हें सिस्टम में बनाए रखा जाए।